प्रिय मित्रों, आज की कहानी एक बहुत ही गंभीर कहानी है। यह कहानी स्वतंत्र भारत के एडमिनिस्ट्रेटिव, इन्वेस्टिगेटिव और ट्रायल सिस्टम पर एक कमेंट्री है। इसे हर किसी को सुनना चाहिए और इसका कुछ तो हल होना ही चाहिए। मेरा ऐसा विश्वास है कि आज के भारत में अगर आप किसी गलत परिस्थिति में या आपके साथ अन्याय हो जाता है तो उसका कोई समाधान कहीं भी अवेलेबल नहीं होता। कानूनी प्रक्रिया बहुत ही लंबी, इनसेंसिटिव और सचमुच में आँखों पे पट्टी बांधे है और कानों में कालांतर से बहुत सारा वैक्स जमा है और मस्तिष्क की परिकल्पना ही उसका सारा आधार है। खैर, 20 फरवरी 1985 को राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री शिवचरण माथुर की चुनावी सभा तय की गई। राजस्थान में राजा मान सिंह के क्षेत्र में जो राजा मान सिंह तब तक 52 से लेकर के 85 तक 7 बार चुनाव वहां से जीत चुके थे, उनके सामने एक ब्रजेंद्र सिंह नाम के रिटायर्ड IAS ऑफिसर को खड़ा किया गया, उस वक्त की रूलिंग पार्टी के द्वारा। इससे मान सिंह ने अपना अपमान समझा, लेकिन वो घूंट पी गए। लेकिन कुछ समय बाद ही जब मुख्यमंत्री भरतपुर डीग में आने वाले थे उस कैंडिडेट के प्रचार के लिए, तो मुख्यमंत्री की पार्टी ने मान सिंह के सारे रियासती झंडे, जो उनकी पार्टी का भी झंडा था, सब उखाड़ दिए। इससे यह डीग का आखिरी राजा, जो स्वतंत्रता से पहले पैदा हुआ था, उसका भड़कना स्वाभाविक था। भारत ही शायद दुनिया में एकमात्र देश होगा, या उसके अलावा फ्रांस, चीन, जहाँ पे क्रांतियाँ हुई और उन्होंने हजारों साल पुरानी व्यवस्थाओं को, या रशिया में भी उन्होंने हजारों साल अपनी पुरानी व्यवस्थाओं को ख़त्म कर डाला। ख़त्म ही नहीं किया, फ्रांस में तो उनकी ग्लूटनिंग और रशिया में भी उनको जीवन से मार डाला, जीवंत ही मार डाला। यह क्रूरता आवश्यक थी या नहीं,
ये एक इतिहास का विषय है। पर भारत में भी कांग्रेस के राज्य में ही इन सभी राजाओं को, जिनको बहुत कम भत्ता शायद उनकी मेंटेनेंस के लिए भी, और उनकी प्रॉपर्टी और उनके बहुत से विशेषाधिकार जो उनके दिए जाते थे उनसे छीन लिए गए थे। यह इस तरह से किया गया कि जो बहुत ही अपमानित करने वाला था मेरे विचार से। यह सत्य है कि दुनिया भर में जो यह राजकीय परंपरा थी वो विद्यमान थी। यह व्यक्ति का समाज को सुचारू रूप रखने में एक पहली सुंदर व्यवस्था थी जिसके तले इस विश्व ने काफ़ी विकास किया। लेकिन 20वीं सेंचुरी में विचार बदले और उन विचारों के साथ में इनको ख़त्म किया गया। ख़त्म करने तक कोई गलत नहीं था, लेकिन उनके साथ जो अपमान और अन्याय किया गया मैं उसको ठीक नहीं समझता, क्योंकि आखिरकार उन्होंने इस समाज की बहुत लंबे समय तक सेवा की थी। हो सकता है अंतर में आकर के वो थोड़े से मार्ग से भटक गए हों, कई कारणों से, रिपीटेड आक्रमण, इंटरफेरेंस, उस सब ने उनकी जो सात्विक सोच थी उस पर फर्क डाला था। खैर, अगर थोड़ा बहुत उनको एक रेस्पेक्टफुल उनका काम चलता रहता, समाज में व्यवस्था जैसे इंग्लैंड में है या जापान में है या बहुत से इंडोनेशिया और थाईलैंड वगैरह में जैसे है, उस तरह का कुछ अरेंजमेंट चलता रहता तो शायद वह समाज को जितना अपभ्रंशित आज कर दिया गया है उतना शायद नहीं होता, क्योंकि लोगों की मान्यताएं और पुराने सिद्धांतों पर आस्थाएं बनी रहती, जो बिल्कुल अब समाप्त है और हम लोग बिल्कुल वेस्टर्नाइज और अमेरिकनाइज्ड हो जा रहे हैं। छोड़िए, ये एक अलग विषय है। हुआ ऐसे कि 21 फरवरी को जब वो वहाँ पे आए और उनके सारे जो झंडे थे वो सब उखाड़ दिए गए, राजकीय चिन्हों का सबका अपमान किया गया, तो राजा मान सिंह अपने आपे में नहीं रहे, वो गुस्से में आ गए। वो अपनी जोंगा जीप लेकर के गए और मुख्यमंत्री के सुरक्षा घेरे को तोड़ते हुए, जहाँ पे मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर लैंड करना था, उन्होंने हेलीकॉप्टर को जीप से टक्कर मार दी और वो थोड़ा क्षतिग्रस्त भी हो गया। साथ में पास में पंडाल था, उसको भी थोड़ी सी हानि हुई। बाद में राजा मान सिंह ने मुख्यमंत्री इस्तीफा पहुंचने से पहले ही मंच को थोड़ा सा नुकसान पहुंचाया था। राजा मान सिंह उसके पश्चात अपने शहर में आ गए और शहर की गली में अपना जुलूस निकाल रहे थे। तब इस कारण कि उन्होंने हेलीकॉप्टर को टक्कर मारी थी, जिसमें उस वक्त के एस.सी. माथुर साहब जो मुख्यमंत्री थे वो भी बैठे थे, इसलिए उन पे एक मुकदमा दर्ज कर लिया गया और पुलिसकर्मियों ने उन्हें बीच बाजार जब अपने वो गाड़ी पे जीप में जा रहे थे तब वहाँ पे उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। 20 तारीख को उन्होंने वहाँ पे
स्टेज और हेलीकॉप्टर को टक्कर मारी थी और 21 फरवरी 1985 में उनकी मुठभेड़ की और राजा मानसिंह समेत 2 अन्य लोगों की हत्या हो गई। इस मामले में 18 पुलिस कर्मियों को गिरफ्तार कर लिया गया, उन पर मुकदमा दर्ज किया गया और ट्रायल इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया। इन्वेस्टिगेशन बाद में सीबीआई को ट्रांसफ़र हो गया कुछ समय तक राजस्थान में चलने के बाद, और सीबीआई ने इसको अपने चार्ज में ले लिया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही सीबीआई ने मेरे अति प्रिय मित्र स्वर्गीय रूप सिंह, जो कि उस वक्त सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में तैनात थे, और मेरे से संपर्क किया। यह संपर्क कुछ बातें जानने के लिए था। जहाँ तक रूप सिंह जी का कंसर्न था, वो एक बहुत जाने माने बैलिस्टिक एक्सपर्ट्स थे जो हिमाचल प्रदेश ऊना के रहने वाले थे और मेरे बहुत ही गहन मित्र थे जब से मैंने फोरेंसिक साइंस, फोरेंसिक मेडिसिन एम्स में ज्वाइन किया था। वो बहुत ही एक अच्छे एक्सपर्ट्स थे और हम दोनों ने एक साथ बहुत सारे केस किए। इस केस में भी उन्होंने मेरा साथ रखना ठीक समझा, क्योंकि सीबीआई वाले मेरे से भी कांटेक्ट कर चुके थे रिगार्डिंग ट्रैक ऑफ द बुलेट, और उनका काम बुलेट का जो वेपन ऑफ ऑफेंस है उससे मैच करना और अन्य कुछ बातों के बारे में बताना था। हमारी रिपोर्टें उसमें सबमिट हुई। अब मुझे इतना याद नहीं कि हमने जॉइंट रिपोर्ट दी या अपनी अलग अलग रिपोर्ट दी। इसमें टोटल 18 व्यक्तियों के अगेंस्ट में मामला दर्ज किया गया था। मेरी एविडेंस बहुत पहले हो गई, क्योंकि 1990 के बाद के सब रिकॉर्ड, काफ़ी रिकॉर्ड, सब तो नहीं कह सकता मैं, पर कई रिकॉर्ड, काफ़ी भी नहीं कहूँगा, कई रिकॉर्ड मेरे पास में अवेलेबल हैं। लेकिन 90 के पहले के रिकॉर्ड्स मेरे पास बहुत कम हैं, क्योंकि अक्सर उन दिनों में कंप्यूटर अभी नहीं आए थे, पॉपुलर नहीं हुए थे। सो बहुत से पेपर जो कोर्ट फाइल में नहीं होते थे वो हमारी फाइलों से ले लिए जाते थे या कोर्ट रिटेन कर लेता था, इसलिए फाइल्स की कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं हो पाती थी। वो ज़माना एक अलग तरह का ज़माना था जब हम टाइपराइटर पे ही सारा काम करते थे, या कहीं कंप्यूटर था भी तो सिंपल टाइपराइटर की तरह ही यूज होता था। आज की तरह जैसे हम कंप्यूटर को यूज़ करते हैं उस तरह से उसका उपयोग नहीं था। कंप्यूटर वाज एसेंशियली दोज डेज वाज ए टाइपराइटर्स, रिप्लेसमेंट ऑफ टाइपराइटर। खैर, उसके बाद मैं भूल गया और मेरा सारा काम ख़त्म होने के बाद और हमारे मित्र स्वर्गीय श्री रूप सिंह जी का भी एविडेंस वगैरह सब होने के बाद में मुझे पता चला कि इसमें जो एक्यूज थे, जो मेन एक्यूज्ड डीएसपी कान सिंह भाटी साहब थे, वो मेरे एक बहुत ही निकट के मित्र के साढ़ू थे। वो शायद उनकी पैरवी अटेंड करने कभी दिल्ली आए, जयपुर आए थे, और मेरी भी कहीं उनसे मुलाकात हो गई। और मैं भी जयपुर गया हुआ था किसी और काम से, तो वहीं मैंने ऐसे चर्चा किया तो उन्होंने बताया, अरे भाई वो तो उनके रिश्तेदार में है। खैर, वो एक अलग बात है। यह केस चलता रहा और मैं भूल गया। हमने कभी आपस में, जब तक
रूप सिंह जी थे, हमने भी कभी चर्चा नहीं की। बहुत से केसेस में हम साथ रहे, साथ में एविडेंस दी, सब कुछ किया, लेकिन इस केस को हम बिल्कुल भूल गए थे। मेरे दिमाग से ये केस बिल्कुल उतर चुका था कि ये हमने कभी इसको भी डील किया था। रूप सिंह भी इस केस को भूल चुके थे, क्योंकि मिलने पर हम पुराने केसों की चर्चा करते थे, पर इस केस को हमने कभी डिस्कस नहीं किया, इसका संदर्भ भी नहीं दिया और चलता रहा। अचानक मैंने कल परसों नेट पे किसी और चीज़ के लिए सर्च कर रहा था, तो यह खबर मुझे पता चली कि 22 जुलाई को कोई एक जजमेंट हुआ है मथुरा में। मेरी एविडेंस तो जयपुर में हुई थी, पर उसी अखबार से पता चला कि हम लोग सब लोगों की एविडेंस वगैरह हो जाने के बाद में वो सुप्रीम कोर्ट में किसी ने केस किया, उनके ही संबंध में होंगे, और इस केस की ट्रायल को जयपुर से कोई 2 डिकेड पहले ट्रांसफ़र कर दिया गया, और उसके बाद की ट्रायल जयपुर में ही मथुरा में ही चल रही थी। और उसका जजमेंट जो है वो आया है 22 जुलाई 2022 को। और उस जजमेंट में जो 18 एक्यूज थे, उनमें से 3 की मृत्यु हो चुकी थी, 3 लोगों को एक्विटल मिल गया और 11 लोगों को सज़ा हो गई, उम्र कैद हो गई। उसमें जो कान सिंह भाटी थे, जो बीकानेर के ही राजपूत थे, और उनको भी सज़ा हो गई। और उसके साथ वस्तुतः जो खबर थी वो इस टाइटल से थी कि एक्यूज्ड कान सिंह भाटी 82 साल की उम्र में उनका SMS मेडिकल कॉलेज में देहांत हो गया, जिन पर 35 साल के लिए केस चला था। इस तरह की न्यूज़ अखबारों में आई हुई थी, वो मैंने पढ़ा था। तब मुझे सारा ये केस याद आया, क्योंकि 35 साल का एक अरसा बहुत बड़ा होता है, उसमें बहुत कुछ आपके जीवन में घट जाता है, बहुत सी चीज़ें आती हैं और चली जाती हैं। मुझे भी रिटायर हुए 12 साल हो गए, मेरे मित्र को भी रिटायर हुए काफ़ी टाइम हो गया, और रूप सिंह जी की तो डेथ ही हो गई, तो मृत्यु हो गई। उनको हार्ट अटैक आ गया था, ऊना में रह रहे थे, वहीं उनकी डेथ हो गई। तो इस तरह से सब कुछ परिवर्तित हो चुका था। और इस खबर को पढ़ कर के मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ, और मैं जानना चाहा कि क्या जो 67 विटनेस और 1700 प्रोसीडिंग्स बताई गई हैं, उसमें कहीं मेरी एविडेंस भी रिकॉर्ड में है या नहीं। क्योंकि ऐसे केसेस में बहुत बार कई एविडेंस ओवरलुक हो जाती हैं और उनकी मेंशन नहीं आती है, ऐसा मैंने देखा है कई पुराने केसेस में। तो क्योंकि कितने ही जज बदले होंगे, कितने ही लोग बदले होंगे, ये सब एक बड़ी परिकल्पना की बात है। कौन सा उन्होंने कंसिडर किया होगा, कौन सा नहीं किया होगा, क्या होगा, ये सब एक बहुत बड़ी समस्या की बात है। अब ये भी कहना मुश्किल है कि उस वक्त खाली मेरा भी स्टेटमेंट लिया गया या खाली रूप सिंह का ही स्टेटमेंट लिया हुआ, क्योंकि बहुत बार कोर्ट जो है वो अगर एक से ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं किसी ओपिनियन के बारे में, तो वो एक ही एक्सपर्ट का रिकॉर्ड पे आता है, बाकियों को छोड़ दिया जाता है। लेकिन मुझे निश्चित रूप से याद है कि मैं जयपुर के कोर्ट में अपीयर हुआ और मेरा क्रॉस एग्जामिनेशन भी एक्यूज्ड के विटनेस के अलावा खुद एक्यूज़ ने किया था। तो इसलिए मेरे दिमाग में वो चीज़ थोड़ी सी रह गई, क्योंकि ये बहुत कम होता है कि एक्यूज्ड हिमसेल्फ भी विटनेस का क्रॉस एग्जामिनेशन करें। लेकिन कान सिंह भाटी क्योंकि खुद DSP थे
और उनको थोड़ा बैलिस्टिक का नॉलेज नेचुरली टीएसपी लेवल पे क्या जो भी बंदूक चलाता है उसको थोड़ा होता है, तो कुछ प्रश्न उन्होंने भी पूछे थे, ऐसा मेरा ख्याल है। तो बट ये सब मेरी रिमोट मेमोरी से है, मेरे पास इसका लिखित प्रमाण नहीं है, नहीं तो मैं उसे ज़रूर अपलोड कर लेता, क्योंकि 90 से पहले के किसी भी केस की फ़ाइल मैं नहीं लाया कहना ठीक नहीं होगा। मुझे परमिट नहीं किया गया, मेरे डिपार्टमेंट में जो मेरे से चार्ज लेने वाले लोग थे उन्होंने मुझे करंट फाइल्स जो थी 90 से बाद, क्योंकि मैं कुछ फ़ाइलों को सारी फाइलें तो नहीं, कुछ फ़ाइलों को इसलिए लाया था कि अगर मेरा सम्मान आएगा या मुझे बुलाया जाएगा तो मैं अपने रेफरेंस के लिए फ़ाइलें कैसे देखूंगा। तो इस तरह से इस केस की कहानी रही। लेकिन सोचने लायक बात इसमें यही है कि 35 साल तक एक केस चलता रहता है। वो व्यक्ति जो जवान था उस वक्त जब मैंने देखा, और वो 82 का था जब उसको पनिशमेंट मिला। जिन लोगों को पनिशमेंट दिया गया वो लोग कुछ ऐसे थे, जैसा अखबार में आया कि कुछ चल भी नहीं पाते थे। नेचुरली सभी लोग 70s या 80s में होंगे। 35 साल बाद उसमें कुछ की मेमोरी भी ठीक नहीं होगी। तो उन लोगों को इतना लंबा एक उम्र कैद का सज़ा, ये अपने आप में बहुत ही विचित्र सा लगता है। और मेरा ऐसा ख्याल है कि हमारी जो न्यायिक व्यवस्था है उसको बहुत ही सेंसिटिव बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं बड़ा साफ कहता हूँ कि आज मेरे साथ भी कहीं अन्याय हो रहा हो, मुझे खुद को कहीं से भी न्याय की उम्मीद नज़र नहीं आती। आप किसके पास जाएंगे? अभी मेरे जिस यूनिवर्सिटी को मैंने बनाया, जिस यूनिवर्सिटी को मैंने खड़ा किया, जिस यूनिवर्सिटी को मैंने पोषित किया, अपना ब्लड स्वेट हर चीज़ उसको दिया और लगाया पूरे 7 साल तक, और अंत में उन्होंने मेरे एक पीएचडी कैंडिडेट को डिग्री देने से मुझे मना कर दिया और एक तरह से बहुत बड़ी बेइज्जती की। इन सब के अब मेरी समझ में नहीं आता मैं कहाँ जाऊँ। सब जगह जा कर के देखा, मैंने नहीं देखा, कैंडिडेट तो बेचारा तड़फेगा ही, वो सब जगह जाके देखा, लेकिन आज 3-4 साल हो गए उसकी कहीं सुनवाई नहीं है। कोर्ट में जाए, फाइनली वो चंडीगढ़ हाई कोर्ट में भी गए तो हाई कोर्ट ने डेट दी उसको, शायद मई जून इसी साल की डेट उसको मिली हुई है, और तब तक वो 35 साल की हो जाएगी, गवर्नमेंट जॉब के लिए अनफिट हो जाएगी, वो उस डिग्री का कोई उपयोग भी नहीं कर सकेगी। तो इस तरह की जो है, जो ये अन्याय ही कहूँगा मैं एक तरह से, यह जो एक अव्यवस्था का कारण है। ये मैं नहीं कहता कि जजेस ख़राब हैं या लॉयर्स ख़राब है या प्रोसिक्यूशन ख़राब है, थोड़ा बहुत ख़राब अच्छे तो सब आदमी सब जगह एक ही प्रोपोर्शन में होते हैं, जैसे आपके घर में हैं वैसे ही बाहर हैं। लेकिन इस व्यवस्था को कुछ ठीक करने की आवश्यकता है। मैं इस केस को रेफ़र करते हुए ये समाज से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग कुछ करें। हमने तो अपना जीवन देख लिया, कर लिया, अपनी कोशिश भी बहुत की, जितनी मेरे बस में थी, जो मैं कर सकता था मैंने वो किया, और बहुत से बदलाव भी किए कि लोगों को न्याय और लोगों को कष्ट, न्याय से ज़्यादा कष्ट है, तो वो कष्ट उनका निवारण जल्दी से जल्दी हो सके। लेकिन मैं तो एक बहुत छोटा अदना सा कतरा हूँ, और ये कतरा कितना कर सकता था।